कल तक कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हो। और उनकी कई बार गालियां हैं जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई बाप तक क्यों चले गए? जांच करवानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया। लेकिन अब तो सोनिया जी और सुनीता जी एक साथ एक मंच पे बैठी, अगल बगल की सीट। कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है। वो अभी भी बीमार है। नमस्कार, और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष, और इस बार लेकर आया हूं एक नया पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म पर रातें बिताई हैं, दूसरों के लिए रोटी बनाई है, 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल गए हैं, लेकिन हालात से कभी भी हार नहीं मानी है। अटल जी की कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कह सकते हैं कि उसका जीता जागता लाइव उदाहरण अगर कोई है तो वो आज मेरे साथ है। इस संवाद के अंदर मेरे समक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, जाने माने अभिनेता मनोज तिवारी। मनोज भाई, अभिनंदन है आपका। लेकिन ये जो पॉडकास्ट की चर्चा है इसमें राजनीति कम, और हम बहुत सारे पहलुओं पे बात करेंगे, आपके जीवन के पहलुओं पे बात करेंगे। गरीब परिवार से एक व्यक्ति निकला जिसके पास उतने साधन नहीं थे, उतना काम करने का लेकिन शक्ति थी, और वो आगे बढ़ना चाहता था, और वो यहां तक पहुंच गया। कई बार जब लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कहां से कहां आ गए। नहीं, बहुत कुछ लगता है। बड़ा चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन फिर कहते हैं ना वो विश्वास के हारना नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि चलते रहना है। हम तो इतना सोचे भी नहीं कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो हम तो 24 साल के हो गए तब अपने जीवन में साइकिल देखी हमने। हम 24 साल तक मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। और वो पहली साइकिल आपने खुद अपने पैसों से खरीदी? नहीं, हमने तो साइकिल खरीदने की जगह भगवान ने ऐसा कर दिया और हमारे स्किल ने ऐसा कर दिया कि मैं सीधे कार खरीदा, साइकिल पहले नहीं खरीदी। चलिए, भगवान का आशीर्वाद था आपको। और मांग मांग कर दूसरों की साइकिल पे चढ़ते रहे। मोटरसाइकिल पे भी चढ़े तो किसी दोस्त की मांग के। लेकिन आपने जो कुछ याद दिलाया ना, आज वही दिन अच्छा लगता है। ये समय अच्छा नहीं लगता। पॉलिटिक्स, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े अभिनेता हैं आप। फिलॉसफी है ना कि जब आप जहाँ रहते हैं ना, उसके अलावा आप आगे की या पीछे की सोचा करते हैं। और पीछे की चीज़ों को जरूर सोचना चाहिए। अगर आपके रास्ते ठीक से पकड़े हैं तो पीछे सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उसको हो गई जिसने पीछे के रास्ता ही गलत लिया हो। जी, तो आप कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। नून रोटी खाएंगे और सही रास्ते पे, सनातन के रास्ते पे बढ़ते जाएंगे। चलिए, दुनिया आपको गायक के तौर पे जानती है, अभिनेता के तौर पे जानती है, एक राजनेता के तौर पे जानती है, लेकिन आप खुद को किस तौर पे जान रहे हैं? आपको ज़्यादा रोल कौन सा पसंद है? नेता का पसंद है, अभिनेता का पसंद है, गायक का पसंद है? देखिए, मैं अपने जीवन में चौथा जीवन जी रहा हूँ। जी। एक जीवन था बहुत अभाव का था, दूसरा जीवन एक सिंगिंग स्टार का था, तीसरा एक सिल्वर स्क्रीन स्टार का था, और ये चौथा जीवन है जो मैं पूरी तरह से समाज का हूँ।
कई बार तो अपने घर की बहुत सारी समस्याओं को भी पीछे छोड़ता हूँ, और वो विश्वास इसलिए बढ़ा है चौथा जीवन का कि इस राजनीतिक यात्रा का आनंद आ रहा है, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र ऐसे ही मोदी। पूछ लेता हूँ उससे कि इन 4 जीवनों में से कौन सा जीवन आपको ज़्यादा आनंदित करता है? नहीं, हर जीवन आनंदित किया समय समय पर। जब कुछ नहीं था तो पहले तो खड़ा होना था, थोड़ा 2 पैसा होना चाहिए था, वो भी गलत ढंग से नहीं कमाना था, अपने कला से अपने कौशल से कमाना था। तो गाने से कभी कभार जब ये कुछ नेता आपके विरोधी आपको बोलते हैं गाने बजाने वाला है, ये तो वो मतलब किसी हीरोइन के लिए बोल देते हैं, हीरो के लिए नाचने गाने वाला है, तब आपके मन में वाकई बहुत टीस पहुंचती है? जब नहीं, कोई हंसी आती है। जी, वो बोलने वाले की मूर्खता पे हंसी आती है। ये मूर्खता है। हमारा तो साहित्य, अगर शास्त्र समझता है कोई, सनातनी है, तो संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, इतना कड़ा लिखा हुआ है। संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, जी। एक ऐसा पशु जिसको पूंछ है न सींग है। तो ऐसा कहने वालों पे हमें सहानुभूति आती है, हंसी आती है। और बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं तो उनको सुनना ही नहीं है। आप क्यों रुक रहे हो? बहुत सारे झंझट तो आपको रोकने के लिए आते हैं, रुकना नहीं है। लेकिन सुना दिया जाता है, आप सुनना तो नहीं चाहते लेकिन सुना दिया जाता है। आगे बढ़ जाना चाहिए मुस्कुराते हुए। कभी कभी किसी को जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि आईना तो दिखाना पड़ता है कई बार, लेकिन खुद भी देखते रहना चाहिए। आपने कई जीवनों की बात करी। हाल ही में मुझे पता लगा पीछे आपकी छोटी डॉटर है, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आप पार्टी के काम में, अपने काम में, राजनीति के काम में लगातार लगे रहे। तब अफसोस होता है कि बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पार्टी संगठन ने बहुत काम दिया हुआ है, वो भी एक कर्म ही है। आप इमोशनल हो रहे हैं। तकलीफें तो होती है। वो अभी भी बीमार है, बट अभी वो आईसीयू से निकल गई है। तो देखिए क्या है ना कि आपको जीवन में पिछले 72 घंटे से हम लोग रात में उसको समय दे रहे हैं। मेरी वाइफ वहाँ है, लेकिन इस समय तो हम राष्ट्र निर्माण के पथ पे हैं, तो कई बार अपने दर्द को छुपाना पड़ता है। हो जाता है। देखो अमीश भाई, जब कर्तव्य के पथ पे चलते हैं ना तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो पिछला 3-4 दिन मेरा बहुत तकलीफ में गया। मैं समझ सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा राहत में हूँ। वो 1 साल 3 महीने की बच्ची को इधर प्रिक, इधर प्रिक, इधर प्रिक। मनोज भाई, अब ठीक है वो, ईश्वर सब ठीक करेगा। लेकिन मनोज जी, नेतागिरी आसान नहीं है। ये बात, आपकी ये बात सुन के हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं होता। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, घर परिवार को पीछे रखना पड़ता है। तो कई बार अफसोस होता है कि कितना बड़ा मैं स्टार था, नेतागिरी में आ गया, यहाँ पे मुझे हर कार्यकर्ता के साथ बात करनी पड़ती है, सबकी बात सुननी पड़ती है, कोई सुना के भी चले जाता है। नहीं तो सुनाते हैं और उसमें से कुछ निकालना पड़ता है। बहुत सारी जो आवाज़ें आती हैं, दृश्य आएंगे, तो उनमें से बहुत कुछ निकलता भी है। तो वाइफ बोलती नहीं है चलो साउथ बॉम्बे में रहते हैं, एक अच्छा घर लेकर, यहाँ कहाँ तुमने मुझे रखा हुआ है? लकीली वो बहुत अच्छी है जी। और उसने मुझे 3-4 दिन में जरा सा भी, वो मुझे बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश किया। कभी कभी उसकी बहुत तबीयत बहुत सीरियस थी तो भी कम बताया उसने, मगर बाद में डॉक्टर से बात हुई तो वो संभालती है। जी। देखो, पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट है और वो भी मेरे साथ प्रचार कर रही है। बस वो
4 दिन से नहीं जा पाई। मैं जब से चुनाव मेरा रिजल्ट आया, मतलब जब से मैं कैंडिडेट जब से मैं प्रत्याशी बना हूँ, तब से मैं करीब 50 से 60 कार्यक्रम कर चुका हूँ, तो वो भी 25-26 कर चुकी है। तो साथ ही साथ होने से ना कई चीज़ हो जाती है, लेकिन ये कर्तव्य पथ है, ये अग्निपथ है। इसमें बातें तो बहुत लोग करेंगे, मीन मेख निकालेंगे, फेक इंफॉर्मेशंस फैलाएंगे, लेकिन हम जिस रास्ते पे है इस समय ना, वो मुझे बहुत सुकून देने वाला है। अभी आप कह रहे थे ना कि 4 जीवन में से, तो ये बेस्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ दूसरों के लिए जी रहे हैं। और उस दौरान दूसरे सभी लोग नहीं समझेंगे, तो कभी कभी कोई गुस्सा भी होता है, कुछ ताना भी मारते हैं अपने लोग भी, बट कुछ नहीं। पर आपको इस जीवन में आनंद आ रहा है बहुत। चलिए, जब इस जीवन में आनंद आ रहा है तो अब इन्हीं के कुछ आपसे संवाद कर लेते हैं, इसी के बारे में। मनोज भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की ने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, दिल्ली में मधुशाला जेल करा रही है। क्या हो रहा है ये? देखिए, मधुशाला, उसके बारे में बहुत सारे आयाम हैं, लिखे गए हैं, लेकिन मधुशाला का घोटाला ये उस व्यक्ति ने कर दिया जो आया ही था कि घोटालों का दुश्मन हूं मैं। जो उसका संस्था का अभियान ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और वही करप्शन में ऐसा लिप्त हो गए हैं कि जितने दिन की पार्टी हुई आम आदमी पार्टी, उतने कम उम्र में इतना बड़ा घोटाला आज संसार में किसी राजनीतिक पार्टी का और किसी व्यक्ति का नहीं है। पर वो सब कह रहे हैं कि उनको बीजेपी फंसा रही है, उनके नेताओं को बीजेपी ऑफर दे रही है। कोई कह रहा है कि हमारे पास मेरे सहयोगी से फोन आ गया, 25-25 करोड़ रुपए के पैसों की बात आ रही है। ये जब इनके कारनामों से ये जेल में जाते हैं या जाने वाले होते हैं, तो ये हमेशा यही बात कहते हैं। आप याद करिए, सत्येंद्र जैन ने भी यही कहा था, मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा था, संजय सिंह ने भी यही कहा था, और अभी आतिशी जी भी यही कह रही हैं। जाने वाली है वो जेल। अब उनका तो नाम उनके ही नेता ने ले लिया। शराब घोटाले में उनका कोई वैसा नाम तो था नहीं, आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम तो नहीं था। उनका नाम उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। लेकिन आतिशी ने भी 1-2 नाम ले लिए। उन्होंने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम ले लिया, क्योंकि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल समर्थक हैं, और वो सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनने हुए देखना चाहते हैं। आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं देखना चाहते हैं। ये आपको कैसे पता है? उनकी पार्टी की बात है। अरे भाई, वो तो सब सुनीता केजरीवाल के साथ मिल रहे हैं, 55 विधायक, 6 मंत्री, सब सुनीता जी के पास। और सुनीता जी, बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद जी की कुर्सी पे बैठती हैं। हम तो दिल्ली ही रहते हैं जी, सभी पार्टियों के लोगों से थोड़ी थोड़ी बात तो होती रहती है, शाम ढलती है तो बहुत लोग मिलते हैं जी। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब हम क्यों बताएं भाई, पहले दिन पेशी पे तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं लिया। 7 दिन बाद जब आते हैं तो उस 7 दिन में हम इस्तीफा नहीं देंगे। सारी कवायद है कि सुनीता जी को चीफ मिनिस्टर पार्टी स्वीकार करे। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी मनीष और सत्येंद्र भाई के जेल में जाने के बाद दे आर लीडिंग पार्टी, तो उनके मन में आ गया कि हमें बनना है। जब बात नहीं बनी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा हम तो जाएंगे, तो हम तुम दोनों को भी लेके जाएंगे, चलो। अच्छा, ये बीजेपी को सब अंदर की बातें कैसे पता होती हैं? ये ईडी इसको गिरफ्तार करने वाली है, इसके घर पहुंचने वाली है। आप ध्यान से उन लोगों का डायलॉग सुनिए जी। एक दिन अरविंद केजरीवाल जी ने किया था भविष्यवाणी कि ये मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे जी, सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। आज अपने लिए भी उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ी गए थे कोर्ट में कि गिरफ्तारी रोको, अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे। और अरविंद वो क्या करते, 9 सम्मन भेज दिए ईडी ने। तो अगर सच्चे होते तो पहले सम्मन पे चले जाते। दिल्ली की जनता यही पूछना चाहती है
कि भैया उन्हें पता पहले था वो सम्मन में जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे पता? सम्मन में तो पूछताछ होती है। यही तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं जाते ही गिरफ्तार हो जाऊंगा। बहाने करते रहे, कभी चुनाव का बहाना, कभी मैं यहाँ नहीं वहाँ हूँ, फिर कहना कि लीगल ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए दिल से, आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना मतलब आप उन पे अटैकिंग मोड पे क्यों रहते हैं? 2 साल पहले आपने कहा था कि अरविंद तुम्हारे खेल का अंत बड़ा होगा। आप देखिए अमीश देवगन जी, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर में आ गया, प्रदूषण विभाग उनके पास। पर अरविंद जी कहते हैं उनका क्या दोष? प्रदूषण दूर करना अगर उनका नहीं काम है तो फिर छोड़ दो। आप गैस चैम्बर बना के मार तो नहीं सकते लोगों को। 1540 किलोमीटर जी की जमुना जी में 28 किलोमीटर जमुना जी वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक सबसे प्रदूषित। पर 7 सांसद बीजेपी वालों के भी तो है। वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो काम हमें दे दो, आप छोड़ दो, हमें दे दो, 5 साल में हम ठीक कर देते हैं। पर जनता नहीं दे रही आपको ना। हाँ, जनता ने नहीं दिया क्योंकि जनता को भ्रमित किया। अब मैं जो आपसे बात बोल रहा हूँ जी, यमुना गंदी, हवा गंदी, नलियां गलियां टूटी हुई, टॉयलेट का पानी सड़कों पे आ रहा है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है। 2018 के बाद जो 60 साल का हुआ उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। 9 साल में गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। हम राशन देने को मोदी जी तैयार हैं 5 साल, उसको कैसे मिलेगा? दिल्ली की गलियों में चलिए, सड़कों पे चलिए, चाहे फ्लड के नाले हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के नाले हो या एमसीडी के नाले हो, ये सब इनकी जो बदतर व्यवस्था है ना, उसको देखने के बाद हमको अगर बुरा नहीं लगेगा तो किसको बुरा लगेगा? लोग तो हमें पकड़ते हैं ना। लोगों को थोड़ी पता है कि नाली किसका काम है। हम चुनाव के लिए गए ना, पकड़ लेंगे, मनोज तुमने ये नाली नहीं बनाई। अब उनको हम कैसे बताएं कि 73,000 करोड़ की चाबी अरविंद केजरीवाल के पास है, दिल्ली को सजाने का टेंडर उनके पास है, 73,000 करोड़ बजट है, मैं तो मात्र 5 करोड़ के बजट में काम कर रहा हूं, तो भी मोदी जी से लेके 14,700 करोड़ रुपया मैं दिल्ली में अपनी लोकसभा में लगा चुका हूं। सर, हमें नहीं गुस्सा आएगा तो किसको गुस्सा? हम रो रहे हैं अमीश जी। हम दिल्ली की जनता का दर्द आप देखेंगे ना, जब ऐसे निकालता है नल से पानी और निकलता है तो काला गटर का पानी, और उसके बाद आप हमसे पूछे कि आप क्यों इतना हमलावर हैं। हम हमलावर ही नहीं है केवल। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ कभी आमने सामने मुलाकात होती होगी दिल्ली के कार्यक्रमों में, तो तब आप उनसे क्या बात करते हैं? मतलब नहीं, हम मर्यादित हैं, हम तो अच्छे बात करते हैं। मतलब हम ये कहते हैं। तो वो अरविंद जी आपको कहते हैं कि अटैक अपना जारी रखिए, मेरे मुझ पे बोल देते? नहीं, हम उनको मिलने गए हैं काम के लिए जी। हम उनके पास 3 बार मिलने की कोशिश किए। अच्छा। एक बार तो वो मिले भी हमसे, मगर 2 बार वो हम लोगों के ऊपर अटैक करा दिए, हमारे शिष्टमंडल के ऊपर। जी, आपके पास फुटेज है पूरा। जब हम सभी सांसदों के साथ, अपने कुछ मेयर के साथ, हम उनसे 21 लोगों का शिष्टमंडल लेके गए थे और 250 लोग लेके बैठे थे। वो ऐसे लगा जैसे हम उनके शिष्टमंडल न होके उनके ऊपर अटैक करने गए हों। और हमारा सिर्फ इशू था कि भाई इन बिंदुओं पे आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, दिल्ली को संवारना चाहिए। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल आपको अगली बार मिले तो आप क्या कहेंगे उनसे? नहीं, हम तो उनको यही कहेंगे कि आपने जो दिल्ली को धोखा दिया है, भ्रमित किया है, उसकी सजा आपको भगवान भी देगा, कानून भी देगा और दिल्ली की जनता भी देगी। जी, लेकिन अब तो सुनीता जी पर पार्टी काफ़ी दाव लगा रही है। संजय सिंह भी छूट गए हैं, वो भी आए, उन्होंने पैर छुए सुनीता केजरीवाल के। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, मुझे तो बहुत दाल में ना बहुत काला लग रहा है। हमको लग रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर अपना सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। पर वहाँ तो सब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ही सीएम रहेंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा डिक्टेटर व्यक्ति हैं। ये बड़ी क्यों आप ये बात बोल रहे हैं? हम कई सारे आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल वो एक ऐसे तानाशाह हैं जिनके सामने उनके लोगों को बोलना भी मना, और जो बोला वो बाहर गया, जो बोला
वो बाहर गया। फहरिस्त बहुत लंबी है। और लोग ये भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह के साथ साथ बहुत गालीबाज भी हैं और उनकी कई बार गालियां स्टेज पे निकली भी हैं। वो मनोज तिवारी के लिए भी निकली हैं जब उन्होंने कहा था दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे भाई, बाप तक क्यों चले गए? किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, और नहीं तो जिसके जिसके बाप जन्म दिए हैं सबकी है। दूसरा गाली उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया, तीसरी गाली उन्होंने सोनिया गांधी जी को दिया, और हम तो उसको लेके चलते हैं। अगर हम एक बार में आपको कहें ना इसको हम खोलें, तो हम जब इसको आपके पूरा सामने पोथा मतलब आप साथ लेके चलते, कहीं नहीं। सुनाने की मौका मिल जाए तो सुना दूंगा। बंद कर दो ऐसी भी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस। लेकिन अब तो सोनिया जी और सुनीता जी एक साथ एक मंच पे बैठी, अगल बगल की सीट पे, और काफी अच्छी बात हो रही। काफी इस लैंग्वेज के बाद और किसकी अपेक्षा रख सकते हैं आप? अरविंद केजरीवाल की तानाशाही अब जाकर के जब वो भ्रष्टाचार का, उनका भ्रष्टाचारी का परिचय मिल गया है, तब वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के पैरों में गिरे हैं कि आओ भैया, मैं भी भ्रष्टाचारी, तू भी भ्रष्टाचारी, हमारी है लाचारी, आओ मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। और लड़ाई लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? मोदी जी को हराना है उनको। जब रामलीला मैदान में आपने एक मंच पे सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को, सोनिया गांधी को, शरद राव पवार को, लालू यादव की पार्टी को सब देखा, तो आपके मन में ख्याल क्या आया? जो भी देखता है ना, सबको पता चल जाता है ये वही लोग हैं जिन सब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने चोर कहा है। और गाना ध्यान में आता है इसके ऊपर? नहीं, देखो, हम तो एक वो गाना अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में है कि आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी जोरी में और सारे माल बंद हैं, और तेरी दान की तिजोरी में, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना, जनता का माल अब। ये गाने तो सत्य हो गए ना सर। और देखिए, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज वो टाइटैनिक के जहाज की तरह डूबने लगी। मुझे लगता है ना टाइटैनिक। आप लोगों ने तो कांग्रेस में किसी को छोड़ा ही नहीं, सब आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा गौरव वल्लभ भी आ गए, उससे पहले संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं, उससे पहले हमने देखा जितिन प्रसाद, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, RPN सिंह, मिलिंद देओड़ा, आप नाम लीजिए। देखिए, हम सब छोड़ रहे हैं। हम शुरू से ये कहते हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की गड़बड़ी से कई बार उसके अच्छे नेता बिफर जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर पार्टी में सारे नेता गंदे ही हैं, हर पार्टी में बहुत सारे नेता अच्छे भी होते हैं। पर गौरव वल्लभ ने तो बोला कि पार्टी उन्होंने छोड़ी क्योंकि सनातन विरोध में अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तो मैं वही कह रहा हूं कि जैसे टाइटैनिक का जहाज एक वो समुद्र के अंदर किसी पहाड़ से टकराया था और डूब गया, वैसे ही कांग्रेस रूपी जहाज सनातन से टकराया और वो डूब गया है। जो बच के भाग सकता है, जान बचा सकता है, वो बचा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प चीज देखने को मिली, आप ईश्वर में बिलीव करते हैं? पूरी तरह करते हैं। और कभी मायूस होते हैं तो भगवान को याद नहीं, जिस दिन ये लोगों ने ना, देखिए आप अमीश भाई याद रखिए, जिस दिन कांग्रेस ने राम जी के मंदिर बनने के बाद, पीछे जो किया से क्या छोड़ दीजिए, लेकिन बनने के बाद भी दर्शन से इनकार किया, उस दिन मैं और मेरे जैसा हर सनातनी राम भक्त समझ गया कि कांग्रेस खत्म। अच्छा। और सर, अभी ज्यादा दिन नहीं, भारतीयों के मन से खत्म हो रही है। कुछ लोग साथ में है ना, वो कुछ मजबूरियों में हैं, लेकिन कांग्रेस
खत्म। आप कह रहे हैं जिस दिन राम मंदिर में ना जाने का कांग्रेस ने फैसला किया उसी दिन समाप्त हो गया। मैं ऐसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जानता हूं। हमने एक गीत गाया कि कल तक कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। तो ये गाना 2 दिन में लगभग 40 मिलियन लोगों ने ये इंस्टा पे और इधर उधर सब देख लिया, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। और उसी समय आप राम जी के मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, और फिर ये देश का आम जनमानस जिसको राजनीति की बहुत समझ भी नहीं है, उसको समझ में आ गया कि ओ भारत की संस्कृति का विरोधी तो ये लोग हैं। अब आज वो गौरव वल्लभ चले जाएं, आज संजय निरुपम नाराज हो जाएं, आप आरपीएन सिंह चले जाएं, तो हमको तो कोई आश्चर्य नहीं है। अभी तो जो हैं, गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ दे, सर इसका छोटा मतलब नहीं है। और ये इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं देश है। गौरव की एक लाइन हम सुने कि हमको राम सनातन के विरुद्ध बोलने को कहते हैं, बोला नहीं जाता। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि वो सनातन विरोधी हैं। और इस देश के 85% घरों में जब तक राम का शब्द नहीं सुना जाता है ना, तब तक उनका शुरुआत नहीं होती। चलिए थोड़ा राजनीति से हट के थोड़ी अध्यात्म की बात करते हैं। अभी आपने बोला कि आप भगवान में बिलीव करते हैं, हम सब भगवान में बिलीव करते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं, मायूस होते हैं, खुश होते हैं। जीवन का ये जीवन का स्वरूप है। किसी दिन अच्छा होता है, वो एक ऋषि कपूर साहब की फिल्म का ही गाना था, किसी दिन हाथी ने किसी दिन घोड़ा, किसी दिन पैदल चलना जी, करना पति ने तेरा क्या कहना, सदा मगन में रहना जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो किसी दिन हाथी भी होता है, किसी दिन घोड़ा भी होता है, कभी पैदल। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो क्या आप भी मायूस होते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं, किसको याद करते हैं? भगवती का, माँ सीता का, राधे हमारी किशोरी जी का। हम देखिए, हम जगदम्बा के आराधक हैं। हमारा मूल आराधना में माँ भगवती की करता हूँ, माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ। और उसमें हमारा सार जो है, इस जो अध्यात्म है ना, वो सनातन की मूल भावना है। जीवों से हमारे यहाँ बचपन से कहा जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप कहीं जाके बोल दीजिए देश के कोने में धर्म की, तो आवाज आएगी जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पता चले बिहार में बैठा हुआ एक लड़का कह रहा है विश्व का कल्याण हो, दिल्ली के जमुना विहार में बैठा एक व्यक्ति कह रहा है विश्व का कल्याण हो। कारण उसकी भावना सनातन की है। हमारे लिए अतिथि देवो भव, हमारे लिए अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अतिथि देवो भव का तो कुछ डाकुओं ने भी उसका गलत फायदा उठा लिया। इसलिए अमीश भाई, तो आपको जब मायूसी होती है तो आप माँ जगदम्बा को याद करते हैं, और आपको लगता है कि उसके जब ध्यान लगाते हैं तो उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है कोई? 100%। मैं जब संकट में आता हूं, और देखिए हमारे सनातन की हिंदू धर्म की एक बड़ी, हमारे बहुत सारे देवता हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर एक परमात्मा है, एक पराशक्ति है जिसका हम ध्यान करते हैं। कभी कभी निराकार होता है तो हम उसमें चले जाते हैं, उस शक्ति के ध्यान से। और हमको तो जीवन में हमेशा कुछ मिला है, और अगर नहीं भी मिला उस समय जो मैं चाह रहा था, तो शायद मेरे लिए वही अच्छा था कि तुम्हें न मिले। जो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा, कई बार ऐसा। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, और ये बहुत मतलब आप इसको सच बताइएगा बिल्कुल, आप कि कभी हाल फिलहाल में कब मायूस हुए, कब आपको लगा कि अब चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही? कभी लगा होगा हाल रिसेंट का कोई एग्जाम्पल? ये हाल फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा। कभी जीवन में ऐसा लगा हो कि ये मेरे अनुसार नहीं हो रहा, कोई ऐसा इंसिडेंट हो?
देखो, मेरे अनुसार नहीं हो रहा, ये तो हर सप्ताह कुछ ना कुछ लग जाता है। लेकिन मैं तुरंत सोचता हूं ना कि भाई तेरे अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है इसी में कल्याण हो। लेकिन देखिए, आप कई लोगों के लिए बहुत बड़े आइडियल हैं, मतलब लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, और लेकिन आपके जैसा बनने में बड़ा तप, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एक जिसे कहते हैं कि एक उस पूरी हम उसको नाम दे सकते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति मेहनत की प्रकाष्ठा करता है, उसके बाद इस स्थान पे पहुंचता है। तो कई बार आज की जो युवा पीढ़ी है जल्दी मायूस हो जाती है। वो या तो रील देख रही है या रील बना रही है, उसको दूसरा काम जो है उसको करने में वो 2 मिनट में चाहती है कि 2 मिनट में फेम मिल जाए। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वैसे ही 2 मिनट में हमें फेम भी मिल जाए। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? और वो मायूस भी जल्दी हो जाते हैं और मायूस होकर अपने जीवन का अंत भी कर लेते हैं। वो समय का दोष है। समय बहुत फास्ट हो गया है, और जैसे जैसे हम नए नए गैजेट पे आ रहे हैं ना, और फास्ट हो रहा है। अगर हमको 20 मिनट मोबाइल से दूर रख दिया जाए तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया। एक प्रधानमंत्री जी ने बात बोली थी, आपने उसका प्रयोग करा नहीं करा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला था कि उपवास पहले होता था खाने का, अब डिजिटल उपवास रखा जाए। और मैं आपको सच बोलूं, प्रधानमंत्री के बोलने पे मुझे एक आइडिया आया कि मैं क्यों नहीं एक दिन का डिजिटल उपवास रखता। और मैं आपको बताऊं, मैंने 5-7 घंटे तो कर पाया, 8वें घंटे नहीं कर पाया मैं। और क्योंकि हमारा काम ऐसा है तो उससे भी दूर रहेंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन वो सुकून देता है। आपने कभी ट्राई करा? सच बताइएगा। हाँ, हमने किया जी। एक नरेंद्र मोदी जी की इस भावना के बाद एक हमारे साथी हैं बख्शी जी, नीलकांत बख्शी जी। उन्होंने मुझसे करवाया जबरदस्ती एक दिन। जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ना, ये देश अब पहचानने लगा है। ये देश के कुछ लोगों को आइडिया छोड़ पता नहीं कहां दीजिए। से लाते हैं वो। मैं जो महसूस कर रहा हूं 10 साल उनके साथ काम करके, और उसकी 10 साल पहले उनको वॉच करके, वो कुछ पराशक्ति है। उनकी आइडियाज, उनकी भविष्य की सोच, उनकी दूरदर्शिता, उनका मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, यहाँ तक कि कार्बन उत्सर्जन के लिए, विश्व शांति के लिए, सत्य अहिंसा के लिए, सत्य मार्ग के लिए, मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूँ कि जैसे लगता है ना कि हमारे सब जो ऋषि, महर्षि, मुनि जो भारत में हुए हैं, उनकी तपस्याओं के फल हैं नरेंद्र मोदी। मैं मिलेट्स की तरफ ले चलो विश्व को, मतलब मोटा अनाज। हम अपने गांव में जौन खाना देखत रहनी कि बनिहार चरवाहा खाता सन, मजदूर लोग खेत में खूब, तो वो लोग जो खाते थे वो कह रहे हैं कि तुम लोग खाओ। तब हमको समझ में आ रही, यार तो बात तो सही है। हमारे बलराम भाई थे जो हमारे गांव में खेत जोतते थे, वो तो बड़ी बलिष्ठ होते थे, वो यही खाना खाते थे, हम लोग बीमार पड़ जाते थे। अब हमको मोटा अनाज, मिलेट ईयर बन गया। योगा 177 देश मनाने लगा। ये प्रोग्राम का नाम है ट्रेंडिंग विद अमीश। जो एक नरेंद्र मोदी, एक यूट्यूब पे एक ट्राइब है, नरेंद्र मोदी ट्राइब, मतलब एक पूरा जिसे कहते हैं एक पूरा ट्राइब है जो नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, उनकी बातों को आगे बढ़ाता है। एक चीज़, ये जो डिजिटल उपवास वाली बात थी, इससे नरेंद्र मोदी के वोट बढ़ेंगे, इससे कोई हाँ नहीं कह सकता, इसमें वोट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी ने सोची ये बात। तो एक थॉट प्रोसेस की बात है, थॉट प्रोसेस की बात हो रही है। तो एक सवाल मैं बहुत सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ। हमेशा बीजेपी के लोग इसको हंसी मजाक में टाल देते हैं। राहुल गांधी का थॉट प्रोसेस आपको कैसा लगता है? मतलब थॉट है कहाँ जो प्रोसेस में आएगा? जब थॉट होगा फिर तो आप हंसने लग गए। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमेशा वो आयात कर रहे हैं आइडियाज। कहाँ स्क्रिप्ट? कुछ तो उनके सलाहकार तो बहुत हैं, पैसा रुपया थोड़े कमी है उनके पास। पर आइडियाज वो काम क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो 10 साल से सांसद हैं, पहले से पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइडियाज पे भी तभी आप काम कर सकते हैं जब आप उस आइडियाज को पचा सकते हो, खाली याद करने से नहीं होगा। मैं तो उसी दिन, मैं कुछ दिन मैं भी कंफ्यूज था
कि लगता है कोई आइडिया देता है तो इस पे काम करते, लेकिन जिस दिन वो संसद में अपनी जगह से उठ के जा करके ज़बरदस्ती नरेंद्र मोदी जी को गले लगा लिए थे, उस दिन मैं समझ गया कि इनका कुछ नहीं हो आप सकता। थे तब संसद में? हाँ, संसद में बैठा था मैं भी सामने। तो आप जब राहुल गांधी उठ के आए तो आपको क्या लगा, क्या करने आ रहे हैं? नहीं, सच सच बताइएगा दिल से। नहीं, मुझे तो ऐसा लगा ना कि वो आके नमस्ते पास से कुछ की प्रोटेस्ट वगैरह होता है ना, तो ऐसा कुछ करेंगे। हाय हाय करेंगे। हाँ, ये भी सोच सकते थे कि ऐसा कर सकते। आपको क्या लगा, पहला थॉट क्या आया? आज आप बता ही दीजिए इस पॉडकास्ट में। नहीं, हमको लगा कि प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, पर वो तो गले लगाने आ गए, प्यार बांट रहे थे। नहीं, वो आके ना जो किया उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो जो खड़े हो जाओ का जेस्चर था वो राजा वाला था। उसने हमको बहुत अच्छा, फिर अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भाई क्या है, क्यों, ये क्या कर रहे हो, कुछ बात ऐसे उनकी बॉडी लैंग्वेज चल रहा था। तो जब वो नहीं खड़े हो तो बैठे बैठे लगा लिया। मतलब किसी ने कहा था कि आपको जाके गले लगाना है, तो फिर बैठे बैठे गले पड़ गए। जी, गले पड़ गए। हाँ, गले लगना था, गले लगाना था, वो गले पड़ गए। ये जो अभी कंगना जी आई हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर जो टिप्पणी हुई, जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आपने उस टिप्पणी को सुना होगा। उसके बाद हेमा मालिनी जी आपकी 10 साल से सांसद हैं, आपके साथ लोकसभा में हैं, उनके बारे में जो टिप्पणी करी गई कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, क्या कहना चाहते हैं ये? और राहुल गांधी ने भी शक्ति पर टिप्पणी करी थी। देखिए, कोई बड़ा परिवार, कहते हैं जहाज, जब डूबता है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आई होती हैं। तो ये लोग जो हैं, वो चाहे कंगना पर कमेंट करने वाली सुप्रिया श्रीनेत जी हों, या फिर हेमा मालिनी जी पर ऐसा भद्दा कमेंट करने वाले सुरजेवाला जी हों, इन लोगों ने ठेका ले रखा है कांग्रेस को ख़त्म करने का, कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। आप सोचिए, किसी के मुंह से आप सुनेंगे एक रियल लाइफ में सुपरस्टार रही, रियल लाइफ, उसकी रियल लाइफ पे आप ऐसा कमेंट करते हो कि मंडी में भाव क्या चल रहा है। सर, मैं जब देखा ना मिस भाई, तो मैं एकदम से ना, मैं हिल गया कि यार ये क्या हो गया कांग्रेस को। आप महिलाओं को इसी नज़र से देखते हैं कि वो जो सुरजेवाला जी ने बोला है, तो फिर ना वो हमारी जो बात है कि ये सब खत्म करने के लिए बहुत सारे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, और वो आपको दिख रहे हैं। हम माफ भी कर भी देना, ये देश माफ नहीं करेगा। मनोज जी, तो कांग्रेस का भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, अगर कांग्रेस नहीं होगी तो विपक्ष ही नहीं होगा, फिर तो कोई नहीं। जिस प्रकार का इन लोगों ने हरकतें किया है, घोटालों का तो अंबार लग गया। अब महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र बातें, महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणियां, कलाकारों के लिए ऐसा अपमान भरा, तो अब ये समझिए कि इनकी अभी कांग्रेस जो भी है ना, आत्मा तो उसकी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन इन लोगों ने राम जी के मंदिर में नहीं जाने का निर्णय ले लिया, 22 जनवरी। और बाकी जो चल रहा है ना, अब बस वो समझ लो कि शरीर है, वो यात्रा जो उनकी है ना, वो कांग्रेस की अंतिम यात्रा की तरह ही लग रही है, जो और गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं ना, इस देश का लोग इन बातों को बहुत दिल से लेता है। जो बात उन्होंने कंगना के लिए बोली, जो बात उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए बोली, और जो बात वो अन्य कलाकारों के लिए भी कहे हैं, भगवान राम के लिए, ये कभी देश की जनता माफ़ नहीं कर सकती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब इनकी जो यात्रा चल रही है ना, उसको देश अंतिम यात्रा ही देख रहा है, अंतिम यात्रा देख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम में थे, उन्होंने बोला बीजेपी की मोदी की 400 सीटें तो आ रही हैं, फिर वो क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार उन्होंने करा लिया? संजय सिंह छूट के बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल को मोदी जी क्यों गिरफ्तार कराएंगे? अरविंद केजरीवाल को उनके पाप गिरफ्तार करा रहे हैं। उनका वजन कम हो रहा है, वजन खत्म हो चुका है कहाँ वजन? अब कौन सा वजन है अरविंद केजरीवाल का?
ये वजन। रही बात शारीरिक वजन की, शारीरिक शायद आप वजन बात की बात, करें। जी। हाँ, तो वो तो वजन चला गया उनका, अब वो बोझ हैं दिल्ली पर। और जहां तक ये बात की वजन, ये तो आतिशी जी की बात आप कर रहे हैं, तो आतिशी जी कहने का मतलब समझिए। आतिशी जी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल गेट वेल सुन, क्योंकि आतिशी को तो शराब घोटाले में खींच लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। चलिए, शराब की बात हो रही है तो कंपटीशन चल रहा है सर। आपका एक गाना भी था, मैंने वो पढ़ा, बियर पी के बेबी नाचे छम छम छम। तो कोई कहते हैं, वो कहते हैं कि आप भी आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए मनोज तिवारी भी तो ग्लोरीफाई करते थे। नहीं, ग्लोरीफाई नहीं करते थे जी, हम इस पे ताना मारते थे जी। गाना पूरा सुने नहीं होंगे, हाँ, मैं एक दो लाइनें ही सुनी है मैंने। उसमें हम ताना मारते हैं। मतलब ठीक है, देखो वैसे तो समय के साथ हमको ये भी महसूस हुआ कि हम कौन होते हैं किसी दूसरे के पीने और ना पीने पे टिप्पणी करने वाले। मगर कभी मैंने एक गाना गाया था, हमने बतौर कलाकार। हाँ, एक गाना गाया था कि अरे छोड़ी दाया दतिया बबुआ, बनी ना इजतिया, पाउच पियला से डूब जाई कुल के इजतिया। समझ गए ना मैं क्या बिल्कुल बोला? समझ गया। ये तुम्हारे कुल की इज्जत डूबेगी, ये मत पिया करो। और ये भी जो गाना है ना, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने वायरल ये कर दिया। हाँ, तो ये भी गाना है, उसमें क्या कहता हूँ, हाथ में मोबाइल, इनके होठन पे स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे लिए स्टाइल, पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम दम। मतलब दम निकल रहा है, ऐसा हरकत है। अब वो सबके लिए नहीं है। मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं ना ड्रिंक नहीं करता जी। और मैं शराब नहीं चाहता हूँ कोई पिए, तो वही एक व्यंग किया था। अब ये जब दिल्ली में अड्डे पे अड्डा, पौवे पे पौवा मिल रहा था, तो तब आपको मतलब कोरोना के टाइम पर, और तब आपने कोई गाना वाना नहीं बनाया? नहीं, देखिए हमारा बड़ा क्लीन थॉट है कि शराब की दुकान गली गली नहीं होनी चाहिए। शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इसको दवा भी बोलते हैं अगर उस हिसाब से लिया जाए। हमारी फौज के लिए वो दिया भी जाता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि थोड़ा कठिनाई से मिलेगी। आप तो मंदिर के सामने शराब की दुकान, मस्जिद के सामने शराब की दुकान, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तो इसको कैसे कोई स्कूल के सामने, ये लीगली बैन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, हम खोलेंगे। और महिलाएं दिल्ली की रो रही थी, चित्कार कर रही थी सड़कों पे। आज वो महिलाएं ताली बजा रही हैं जब वो जेल गए हैं, अमीश देवगन जी। आज गलियों में वो जब से गए हैं ना, कि एक आदमी ऐसा नहीं मुझे मिला है जो कहता कि यार क्यों भेज दिया उसको जेल। सब करें भला अच्छा हुआ चला गया, शराब पिला रहा था, हमारे बच्चे को शराबी बना रहा था। और जिस दिन वो जा रहे थे अमीश देवगन जी, इस सीन को देश देखा भी है। जब वो कोर्ट से जेल जा रहे थे ना, खुली सड़क पे, कोई सड़क पे नहीं आया सर तिहाड़ तक उनके लिए नारा लगाने। वही दिल्ली है जहां उनको 70 में कभी 67 सीट मिली, कभी 62 सीट मिली। आज उनके लिए सड़क पे कोई नहीं आया। एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया सुनीता जी ने, उनकी पत्नी ने, 2 दिन में बंद करना पड़ा, इतनी गालियां आई हैं। अच्छा, एक सवाल, दिल्ली क्या स्टेटहुड बरकरार रहेगा 2024 के बाद में? आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है? दिल्ली स्टेट रहनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अभी आज के इंटरव्यू में इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि दिल्ली के लोगों को जीवन का हक है, लेकिन 25 वर्षों से दिल्ली में जो सरकार, वो मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी के बाद जो सरकार आई, आज वही मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी के समय की चीज़ों पे चल रही है दिल्ली। थोड़ा सा शीला जी के समय में कुछ क्षेत्रों में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन दिल्ली का जो हक था ना, उसको छीना गया और छीनने के पीछे भ्रष्टाचारी लोग हैं। अच्छा, इसलिए इसका पुनर्विचार होना चाहिए जी, एक समीक्षा होनी चाहिए कि क्या दिल्ली को इस तरह से रखा जाए
या दिल्ली को पूर्णतया यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, ये एक विचार बहुत आवश्यक है। इस पे बहस जरूरी है, बहस बहुत जरूरी, विमर्श जरूरी है। एक सवाल, शीला दीक्षित का आपने जिक्र किया, तो शीला जी को तो आपने लास्ट 2019 का लोकसभा चुनाव हराया था और मुझे अच्छी तरह याद है उनसे मिलने भी आप चले गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये शब्द मैं कभी नहीं बोलना चाहता, न सुनना चाहता हूँ कि मैंने शीला जी को हराया था। कांग्रेस हारी थी, शीला जी को उस समय बस उनके अपमान के लिए ले आया गया था, और वो अपमान किया था राहुल गांधी जी ने, और शीला जी ने हमसे कहा ये बात। आज मैं आपसे इंटरव्यू में बता रहा हूँ, जब मैं शीला जी से मिलने गया ना अमीश देवगन जी, तो उन्होंने यही लाइन बोली थी कि मुझे कितने वोटों से हराया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं माता जी, आपको कोई हरा नहीं सकता, ये कांग्रेस की हार है। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी, और पिलाते पिलाते उन्होंने 3 बात कही थी कि मनोज, लोग समझते क्यों नहीं कि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, हम पर्सनल एनिमी नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल कैसी भाषा बोलते हैं, शीला जी। पर आज उसी अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है। किया है। शीला जी ने एक लाइन और बोली थी कि मनोज, मैं अटल जी के पास जाती थी और जाके अटल जी से मैं मेट्रो लेके आ गई। मैं उनका चेहरा देख रहा था। और तीसरी बात जो उन्होंने कही ना, मनोज, जो हमने सड़कें बनाई हैं ना, उसकी रक्षा करना। ऐसा लगता, अच्छा मुझे क्या पता कि एक महीना बाद ये नहीं रहेंगी। उस मुलाकात में मैंने शीला जी को थोड़ा समझा, लेकिन उनकी बातों से जो दर्द आया था ना, कि कांग्रेस उसी शीला दीक्षित जी को वो तकलीफ दे रही थी जहां वो पुरस्कार की हकदार थीं, वहां शीला जी को कांग्रेस और आला कमान तिल तिल तकलीफ़ें दे रहा था। मेरे से उन्होंने बात की है। आज उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, सबको पता है। ठीक है, समय है, आदमी बढ़ता है अपने हिसाब से, लेकिन शीला जी के जुबान में अगर देख लें तो आज के कांग्रेस की और आला कमान की वो एक काला अध्याय दिखता है, जिसमें हम जो कह रहे हैं ना कि अब कांग्रेस खत्म, तो उसका कारण मिलता है। सर, आप वाकई बड़े इमोशनल आदमी हैं। मैंने एक सवाल लिखा हुआ था कि पूछूंगा कि आप इमोशनल है कि नहीं है, लेकिन अब मेरे को जवाब मिल गया, आप इमोशनल, बहुत इमोशनल हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, पवन सिंह आपके दोस्त हैं, ये पूरा मामला क्या हुआ पवन सिंह के साथ? उनको टिकट मिली, उन्होंने लौटाई, या वो भाग गए, हुआ क्या? नहीं, पवन छोटा भाई है, दोस्त थोड़ी है वो अपना बच्चा है, छोटा भाई है। और मैं आज आपके शो में खुलासा करता हूं कि पवन को टिकट हम नहीं दिलवाई। हमने जब आसनसोल की बात चली तो हमने कहा पार्टी को कि पवन सिंह को क्यों नहीं, हम लोग और किसी के लिए वहां पे नाम लेके आए थे। उनको भी संपर्क करने को मुझे ही कहा गया। फिर मैंने कहा कि पवन सिंह, तो लोगों ने पवन सिंह वहां से लड़ सकता है, हम लड़ेगा ही नहीं, जीतेगा भी। फिर चले क्यों गए? अब वो उसका मन, उसका शायद, आपने बोला कि आपके छोटे भाई की तरह हैं, मतलब आपसे काफी उम्र में छोटे भी हैं वो, तो समझाया नहीं आपने उनको? नहीं, जब तक हम समझाते तब तक उसने निर्णय ले लिया। तो किसके कहने पे ले लिया? कहीं रवि किशन से तो नहीं एडवाइस लेकर आ गया था? नहीं, वो शायद ना आसनसोल लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने जहाँ का रहने वाला है, वहाँ से वो चाहता है। और पवन एक बहुत लोकप्रिय स्टार है और हमारा प्रिय भाई है, लेकिन अब मुझे तो लगता था कि वहाँ से उसको लड़ लेना चाहिए था और वो पक्का जीत करके संसद में आता। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। अच्छा, रवि किशन को क्रिकेट आप ही ने सिखाई है या उन्होंने आपको सिखाई? रवि किशन कई मामले में वो, आज खुलासा तो करिए, सिखाई किसने, उन्होंने या आपने? नहीं, देखिए, वैसे तो कहते वही हैं कि हमने सिखाई है, तो हम उसको मान भी लेते हैं, क्योंकि रवि किशन जो है ना, वो बहुत, हम लोग देखिए
अपोनेंट हैं अपने फील्ड में। हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम जब आए सिनेमा में तो उसके पहले रवि भाई अपना 1-2 फिल्म करता था, और आपको जान के बहुत हंसी आएगी और कि उस समय 20-25 हज़ार रुपया में वो फिल्म करते थे। तो जब मैं फिल्म किया और फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट हो गई, ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो मैंने उनको कहा कि यार ये थोड़ा सा पैसा मांगा करो तुम, क्योंकि हमारे बाद वही थे, हमारे बाद मतलब स्टारडम में हमसे पहले थे, वो सीनियर हैं। लेकिन अब कभी कभी होता है ना कि भाई जूनियर लड़का भी आया तो उसकी फिल्म बहुत चल गई, तो हमने मांगना शुरू किया। पहली फिल्म के बाद पहली फिल्म हमारी बहुत बड़ी हिट हुई, मतलब समझ लिया 35 लाख में बनी फिल्म और लगभग 55 करोड़ का बिजनेस हुआ। तो एकदम मतलब वो गिनीज बुक में है हमारी कि जितना लगा उसके कितना गुना फायदा हुआ। तो नंबर 1 फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला, लागत से कितना गुना फायदा हुआ। जी जी। तो फिर क्या मैं रवि भाई को बोलता था कि तुम भी पैसा मांगो, क्योंकि हम सारी फिल्म तो कर नहीं सकते थे। अचानक भोजपुरी का एकदम ज्वार भाटा उमड़ गया, हर कोई फिल्म करने भाग रहा है, और मैं हर फिल्म का 30-30 लाख रुपया लेने लगा। तो भाई ससुरा बड़ा पैसा वाले के लिए मुझे भी अच्छा पैसा मिला, हम तो उसमें कुछ शेयर होल्डर भी थे। तो रवि भाई को हम कहते थे, तो क्योंकि फिल्म तो उनको मिलनी ही थी, सारी फिल्म हम कर नहीं सकते थे। अब इससे ज़्यादा मत कहलवाइए, कहीं बहुत डिस्प्यूटेड बातें आ जाती है। लेकिन हम उनके फिल्म में भी एक आइटम सॉन्ग किए हुए हैं। रवि भाई की फिल्म में हम सबसे पहले गाना किए थे जी, तो बड़ी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि वो शायद 25,000 रुपया लेके फिल्म किए थे और मैं उसी में 1.5 लाख रुपया लेके गाना किया था। तो जब लोगों को पता चला तो रवि बोला कि है ये सब बात क्यों तुम लोग बताते हो, क्या उसके अंदर भी ना एक बच्चा है। रवि कई मामलों में बहुत प्यारा है और हम लोगों की हमारी उसकी चलती रहती है। लेकिन जब वहाँ से आगे यात्रा चली तो मनोज तिवारी और रवि किशन ही थे। ही इज़ गुड एक्टर, ही इज़ बेटर एक्टर देन मी। लेकिन स्टारडम तो स्टारडम होती है, वो चल जाती है ना तो बहुत एक्टिंग। अब तो एक सीरीज वीरीज भी कर ली है उन्होंने एक। नहीं अभी कर रहे हैं और अच्छा करते हैं। अच्छा, एक क्रिकेट वाली बात अधूरी रहेगी, किसने सिखाया, उन्होंने आपने? नहीं उसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है, बहुत बढ़िया। हम लोग चाहते हैं कि वो खेलता रहे। रवि भाई का क्या देखो स्टार है जी, नाम है उसका। तो हम लोग की CCL होती है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम थोड़ी अच्छी नाम हो, इसलिए रवि किशन भी साथ में रहें। लेकिन हम चाहते हैं साथ में रहे लेकिन प्लेइंग 11 में न रहे। क्योंकि वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो हरा देते हैं हम लोगों को। और मान लो बॉल, एक बार बॉल दिया था मैंने तो 19 बॉल का ओवर हुआ। अच्छा। एक बार खेल रहे थे, कैच उठ गया और कैच उठ गया तो पता नहीं कहाँ देखने लगा, गिर गया। तो कैच भी छोड़ दिया और गिरने के बाद 2 रन ले लिया वो, और बगली में खड़ा था। मैंने कहा बॉल तो उठा के फेंक भाई। तो फिर कहता है तुमने डांटा मुझे। तो थोड़ा क्या है, पुरानी अपनी प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन अब हम लोग एक ही साथ, हम ही लेके आए उनको। रवि किशन जी को हम ही आए, हम भी मतलब कम खतरा नहीं लेते हैं। बड़ा खतरा लेते हैं रवि किशन जी को। अच्छा, ये खतरा भी आप, हाँ बताइए। रवि किशन जी को हमने, आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैंने कहा, उसमें MCD के चुनाव थे दिल्ली में और उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था। तो मैंने कहा सर, तो बोले कि आ जाएगा क्या, बात कर लो। फिर हमको सर ने बोला कि भाई तुम अपने ही फील्ड के आदमी को ला रहे हो। हम कहे नहीं सर, अच्छा है, सब भाई है, रहेंगे हम लोग। और देखिए आज मेरा सोच सही हुआ, हम दोनों अलग अलग जगह पे, तीसरे को भी ले आए, रवि निरहुआ को भी लाए। असंभव सी सीट जीत के दिए हम लोग, इसलिए तीनों रिपीट हुए हैं। और हम पवन को भी लाई दिए थे। अब पवन थोड़ा सा अब कुछ और चाह रहा है, देखते हैं उसका। पवन गच्चा दे गए? नहीं, गच्चा नहीं दिया है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। उसके मन में मोदी हैं, मोदी जी का बहुत गाना भी गाया है। अच्छा, ये आपके तो गाने बड़े चलते हैं, लेकिन आपने रिपीट की बात बोली तो दिल्ली में 7 सांसद थे बीजेपी के,
एक ही रिपीट हुआ, मनोज तिवारी। इसके पीछे राज क्या है? बाकी सब पूछ रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद बीजेपी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो लोकसभा के लोग हैं वो सर्वे में 92% लोग मुझे ही बोले, तो इन लोगों का धन्यवाद है। लेकिन दूसरी बात एक और है अमित भाई, मेरा मानना है कि अब पार्टी के अंदर ना ये बहुत भावना नहीं है कि किसका कट गया किसका रह गया। कार्यकर्ता भाव है, जिसको जो काम मिले करना। पर ये आपको टिकट नहीं भी मिलती तब भी आप ये बोलते? 100%। अच्छा, एक मुझे सुनने में आई बात, अब कितनी सच है, कि योगी जी से मिलने में आप डर रहे थे। कब? जब वो चुनाव जीत कर आए 2017 के बाद, जब वो मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा था क्या? नहीं, अब चूंकि क्या है ना कि हम लोग एक बार हम आमने सामने चुनाव भी लड़े हुए हैं, वो आपको पता ही है। तो थोड़ा सा नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय तो लगा। पहली मुलाकात कैसी थी? नहीं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मिलने पर तो वो हमारे लिए भी बड़े हैं और हमेशा आदर के पात्र रहे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बना ली। एक साधु से प्रशासक का जो उन्होंने परिचय दिया है, उसमें बहुत लोगों को आने वाले समय में याद रहेगा। आप राहुल गांधी को आपने छिछोरा कहा था एक बारी, क्यों? निकल गया था, क्योंकि वो कुछ हरकतें ऐसी थीं उनकी, उस समय कुछ घटना हुई थी जिसके ऊपर मैंने ऐसी बात आप... हाँ, देखिए क्या है ना, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बहुत अपशब्द बोले थे और मैंने बोला ये छिछोरी भाषा है, तो उसको मैंने कहा। मणिपुर की जब घटना हुई, और देखिए भाई साहब, मैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी को जब कोई कुछ कहता है ना, आप शांत भी बहुत हैं। तो हाँ, शांत भी हूँ, लेकिन मैं कई बार कंट्रोल करता हूँ। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को कोई जब हल्की भाषा से बात करता है तो उस समय कभी कभी आपा खो बैठता हूँ। आप जब मणिपुर का घटनाक्रम हुआ और विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा था, वैसे आप बड़े शांत व्यक्ति हैं, लेकिन आपको बहुत गुस्सा हो गया, आपने विपक्ष को बेशरम और नामर्द तक बता दिया। हाँ, उसका रीजन था राजस्थान का एक मंत्री का बयान। जी, पता नहीं आपने वो बयान सुना कि नहीं सुना, लेकिन हम तो बयान हमेशा अपने पास रखते हैं ताकि वो जो हमारी भाषा निकली थी उसको समझ सकें। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसको ये राजस्थान का मंत्री है। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है, तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। अब उसका क्या करें? अब आप देखिए, राजस्थान मर्दों का प्रदेश रहा है तो रेप होंगे। ये बयान सुनने के बाद फिर मैंने इसके संदर्भ में कहा था कि ये मर्द नहीं, ये नामर्द हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक लाइन में तो सुनने में कि मनोज तिवारी ने नामर्द कहा तो बुरा लग सकता है, लेकिन एक कांग्रेसी कहता है कि रेप करने वाले मर्द होते हैं, हमने कहा रेप करने वाले नामर्द होते हैं। जी, नीतीश जी पर भी आप बहुत गुस्सा हो गए थे, आपने बोला नीतीश जी गंदे फिल्में देखते हैं, अब सही फिल्में देख रहे हैं, आपके पास आ गए हैं। तो उस दिन तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, हम एग्जैक्टली कुछ आपने जो बोला था मेरे पास है। हाँ। आपने बोला कि आपने कहा था कि गंदी फिल्म देखते हैं नीतीश जी। देखिए, नीतीश जी ने जो बातें कही थी उसका पूरे देश में रोष गया, और ऐसा नीतीश जी के मुंह से निकलना हम सब के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही आश्चर्यजनक। क्योंकि नीतीश जी को आज से नहीं जानता हूँ, मैं नीतीश जी का समर्थन 2005 से कर रहा हूँ, जब वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बने थे जंगल राज के खिलाफ, तो मैं उनको जानता हूँ। तो अचानक लगा कि भाई उस समय थोड़ा सा आवेश था। 4 महीने पहले आपने कहा था कि मुझे एक बिहारी होने पे शर्म आती है, अब तो नीतीश जी आपके पास आ गए हैं, अब क्या कहेंगे?
उन्होंने उस पर खुद ही माफ़ी मांग ली है, जी। उन्होंने क्षमा मांग ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों के मुंह से महिलाओं के प्रति अपमान की कोई बात न आए कभी। अच्छा, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है तो नीतीश जी जब वापस आए तो आपने कोई गाना गुनगुनाया था, आइए आपका इंतजार था। नहीं, ऐसा कुछ गुनगुनाया था क्या? नहीं, है तो देखिए, नीतीश जी का तो इंतजार हम उस दिन से कर रहे थे जब से वो रास्ता भटके, क्योंकि जनादेश मोदी जी और नीतीश जी के लिए था। हमारा एक गाना है, ओ सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, ए हो चाचा चाची काका काकी हो, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया, नरेंद्र मोदी नीतीश संगे कदम बढ़ावा ये भैया। ये मेरा प्रचार का गाना है। तो मैंने तो जो जनादेश मांगा उसमें दोनों को साथ रहना था, इसीलिए हमने कहा कि जो पीछे गया वो बीत गया, अब सपना करो साकार, आपका था इंतजार, सजता रहे बिहार, वो गलतियां न करना, अपमान नारी का ना हो, रखना जरा विचार, इस दिन का था हमको भी इंतजार। बिहार को बचाना सजाना बहुत जरूरी है। बिहार पे बहुत कुदृष्टि लगी हुई है अमीश देवगन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, ट्रेंडिंग विद अमीश में आने के लिए। तो चलते चलते 2024 पे भी कोई गाना बनाया तो गुनगुना दीजिए। नहीं, हम तो अभी तो हम देखिए, हम अपने क्षेत्र में ना वो काम के जो पहली बार हुआ, पहली बार मेट्रो आई हमारे काल में मोदी जी के कारण, पहली बार यमुना जी पे बड़ा ब्रिज बना, सिग्नेचर ब्रिज, पहली बार शास्त्री पार्क चौराहा एम्स जैसा चौराहा बना, पहली बार सेंट्रल स्कूल आया, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस आया, पहली बार रिवर फ्रंट बना, पहली बार लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड बनी है, पहली बार ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है। तब मैं कहता हूँ कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत, मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। 24 के संग संग दिल्ली को 25 की जरूरत है, दिल्ली के विकास खातिर डबल इंजन की जरूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप यहाँ पर आए और ट्रेंडिंग विद अमीश में आपने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच।